बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स का नेक्स्ट लेक्चर। सबसे पहला हमने लेक्चर क्वांटम नंबर का पढ़ा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि सब शेल्स को एक्सप्लेन करता है, और थर्ड नंबर पे हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ा था जो स्पेस ओरिएंटेशंस या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि एस ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस होंगी। पी की हमने पढ़ा था 3 होंगी, डी की 5 स्पेस ओरिएंटेशन थी और एफ की 7 स्पेस ओरिएंटेशन थी। अब हमने जो पिछले क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं वहां हम जो है वो शेल की इंफॉर्मेशन पढ़ चुके, सब शेल की पढ़ चुके, सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन ऑर्बिटल तक हम पहुंच गए। तो हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक ऑर्बिटल चाहे वो एस का हो, चाहे पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जी हो या डी एक्स वाई हो, किसी भी शेल के किसी भी सब शेल का कोई भी ऑर्बिटल हो तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट किस तरह से है, उसको हमने आज डिस्कस करना है स्पिन क्वांटम नंबर में। इस स्पिन क्वांटम नंबर का ओरिजिन हमने देखना है। जैसे कि हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या देखा, बोहर मॉडल में हमने कहा जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं वो किसी भी फिक्स क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट का कंसेप्ट देती हैं। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन की जो एच अल्फा लाइन है उसको जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं तो वो एच अल्फा लाइन 5 कंपोनेंट लाइन में डिवाइड हो गई थी, तो वो एक शेल में सब शेल का कंसेप्ट हमें बताती थी। सेम इसी तरह हमने पढ़ा जी मैन इफेक्ट में जो हाइड्रोजन की या सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन थी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाती थी क्लोजली स्पेस लाइन में। वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट देती थी कि सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं, स्पेस ओरिएंटेशन डिफरेंट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सेम इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर का भी तो कोई ना कोई ओरिजिन बनाना है ना। तो एक बात तो ये याद रखें कि जो क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे 3, वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन नहीं है, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बात याद रखनी है कि 3 क्वांटम नंबर तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके बाद इसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है कि हम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी तो कोई ना कोई ओरिजिन बनाना पड़ेगा ना। ये कोई रीजन है तो हमारे पास जो लिथियम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के वैलेंस शेल में 1, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1, पोटेशियम के वैलेंस शेल में भी 1। तो ये फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं तो इसका जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है उससे जो रेडिएशन इमिट करता है तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो ये हमारे सामने है, यानी कि एटॉमिक emission spectrum of first group alkali metals due to the presence of only 1 electron in their s orbital। तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास आ गई। लेकिन इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में से पास किया तो ये लाइन फर्दर 2 लाइंस में स्प्लिट हो गई और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबलेट स्ट्रक्चर, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। क्या मतलब, अब आपने देखा हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी ये बात डिस्कस की थी कि एच अल्फा लाइन फर्दर लाइन में स्प्लिट हो गई है, लेकिन वो जो स्प्लिटिंग थी वो क्लोजली स्पेस लाइन थी, उनके दरमियान डिस्टेंस वो कम था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। इस स्प्लिटिंग को आपने जो एच अल्फा लाइन की स्प्लिटिंग थी उसके साथ मिक्स नहीं करना, वो सेपरेट है, वो सब शेल्स का कंसेप्ट देती है। और ये स्प्लिटिंग जो है इसमें डिस्टेंस ज्यादा है 2 लाइंस के दरमियान और ये स्पिन का कंसेप्ट देती है जो अभी हम उसकी डिस्कशन करते हैं। तो इसको उससे मिक्स नहीं करना पहली बात। तो ये जो डबलेट स्ट्रक्चर था, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर था, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए फिर 1925 में गॉडस्मिथ और एलन ब्लैक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मिलकर ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, ये सबको पता है इलेक्ट्रॉन इवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, जिसको बोहर मॉडल में हमने कहा था सर्कुलर पाथ, स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स, शेल्स, सारा कुछ हमने कहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो रिवॉल्व करता ही करता है, लेकिन वो अपनी ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है। इसको समझे ऐसे, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन अगर ये एक्सिस है अपनी ही एक्सिस के क्रॉस भी ये रोटेट करता जाता है कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के गिर्द भी घूम रहा है।
तो जो अपनी ही एक्सिस के गिर्द वो जो रोटेट करता है, जैसे बच्चे आप देखो लाटू के साथ खेलते थे, उसको ऐसे फेंकते थे तो वो भी ऐसे 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 घूमता था, एक सर्कल भी बनाता था वो, और वो अपनी एक्सिस के गिर्द भी सराउंड रोटेट करता था। तो कहता है सेम इस तरह एक जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ही एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो रोटेशन है इसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको आप यहां से समझे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज मूव करने की वजह से इसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस वजह से इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह लाइंस प्रोड्यूस होंगी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसका प्रोड्यूस हुआ उसमें मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं तो उसकी वजह क्या होती है कि दोनों की डायरेक्शन, स्पिनिंग की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, जिस वजह से उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में या मैग्नेटिक लाइंस का ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, ये ही इस डबलेट लाइन स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। क्यों कि एक इलेक्ट्रॉन है, माइट बी पॉसिबल कि 50% एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज हो और 50% में वो एंटी क्लॉकवाइज हो, जिस वजह से वो जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो उसको एक्साइट करना और जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो उसको एक्साइट करने में डिफरेंट एनर्जी कंज्यूम होगी, एब्जॉर्ब होगी। जिस तरह जब वो वापस आएंगे तब वो एनर्जी भी डिफरेंट एमिट करेंगे, डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन एमिट करेंगे, जिससे आपको दो लाइंस मिलेंगी। तो ये जस्टिफिकेशन गॉडस्मिथ और एलन ब्लैक ने 1925 में इस डबलेट लाइन की जस्टिफिकेशन क्या दी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द तो घूमते ही हैं, रिवॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन वो अपने ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं। उस स्पिनिंग को हम सेल्फ रोटेशन कहते हैं और उस स्पिनिंग से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और यही स्पिनिंग जो है इलेक्ट्रॉन कि ये जो हाइड्रोजन या लिथियम सोडियम, ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम के डबलेट स्ट्रक्चर का बायस है। फिर उन्होंने क्या कहा, इसको हम इस वजह से इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यूज क्या हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पढ़ी 0 1 2 3, एजीमुथल की पढ़ी 0 1 2, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा 0 +-1 +-2 +-3। इसी तरह स्पिन की दो वैल्यूज है सिर्फ, +½ -½ सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी स्पिन को आपने +½ कह दिया है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा उसकी स्पिन को आप -½ कह देंगे। अगर क्लॉकवाइज वाले को आपने -½ कह दिया है तो इसको आप +½ कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तय है कि अगर इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो के साथ, एक इस तरफ दूसरा ऑपोजिट, यानी कि जब भी अब ये जो कंसेप्ट आपको बताया ना डबलेट स्ट्रक्चर और ये मैग्नेटिक लाइंस का, ये कंसेप्ट आगे ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे कि स्पिन क्वांटम नंबर का ओरिजिन क्या है तो फिर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। अदरवाइज जो हमारा ये कंसेप्ट आगे यूज होना है वो सिर्फ स्पिन यूज होनी है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्पिन होती है, ऑपोजिट, दोनों इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होती है। सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में ये इस तरह भी एरो लगा सकते हैं आप, इस तरह एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ये क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब फर्ज करें ये क्लॉकवाइज के लिए और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑर्बिटल जो हैं वो आप इस तरह बना दें कि एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ है दूसरा भी एरो नीचे की तरफ बनाए, या एक ऊपर की तरफ है दूसरा भी ऊपर की तरफ बनाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, वो सेम स्पिन के साथ वहां रिजाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है दो वैल्यू ±½ लिख सकते हैं, ±½ इकट्ठा भी आप लिख सकते हैं। एक ऑर्बिटल चाहे वो किसी भी सब शेल का हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, +½ -½ तो ये था आपके सामने स्पिन क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट करने के बाद समरी। हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे हर शख्स का अब जो घर डिफरेंट होता है, उसका मोहल्ला डिफरेंट होता है, गली नंबर डिफरेंट होता है, मकान नंबर डिफरेंट होता है, और घर में वो क्या कर रहा है वो भी डिफरेंट होता है। सेम इसी तरह दूसरे शख्स के लिए डिफरेंट उसका एड्रेस होगा। हर इंसान का जैसे एड्रेस मुख्तलिफ होता है, सेम इसी तरह हर इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड में या फोर्थ में है, उसका एड्रेस मतलब क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगे। अब हम पूरा चार्ट बना के इसकी समरी डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर्स की जो टोटल हमने जो पढ़ लिए हैं उसकी समरी क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर की समरी। अब हमने स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट किया, उससे पहले हम 3 लेक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, और फिर हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा। अब चारों क्वांटम नंबर्स चूंकि हम समझ चुके हैं, इसका मतलब है हम एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, और जब तक हमें 4 क्वांटम नंबर्स ना पता हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को अराउंड द न्यूक्लियस हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन को अगर देखें तो हमने क्या पढ़ी थी कि जो है वो सेट ऑफ 4 नंबर्स, जिसको मैंने कहा था ये बेसिकली 4 इंफॉर्मेशंस हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को डिस्क्राइब करती हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था, और हमने कहा था ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और उसके शेल का नाम रखा था KLMN शेल्स, इस तरह। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन कि हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट शेल में अगर है तो फर्स्ट शेल में सब शेल्स कितने हैं, तो ये हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा था जितना क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतने ही सब शेल्स होंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसमें सब शेल एक ही होगा, और पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो कौन सा होता है? S। तो इसका मतलब L की वैल्यू हमने पढ़ी थी क्या होती है? 0 1 2 3 अप टू n-1। तो यहाँ चूंकि एक ही है तो यहाँ पे 0 L की वैल्यू होगी, तो 0 जब L की वैल्यू हो तो सब शेल कौन सा होता है? S। ये हम पढ़ चुके हैं। अगली बात कि जब S सब शेल हो तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है। फिर हम अभी पता लगाना चाहते हैं कि सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन क्या है, तो वो हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कब बताता है? जब हम S सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी जो अरेंजमेंट आती है, स्पेशल अरेंजमेंट आती है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, जिस वजह से उसकी m की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब s की वैल्यू जब 0 हो तो m की वैल्यू 0 का मतलब, यहाँ 0 का मतलब नथिंग नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, यहाँ 0 का मतलब एक वैल्यू, मतलब एक स्पेस ओरिएंटेशन, मतलब एक ऑर्बिटल, और वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्पेस में, जैसे मैंने फुटबॉल की मिसाल दी थी। और उसके बाद इसकी एक ही स्पेस ओरिएंटेशन है, वो है s, और सिमेट्रिकली स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू के बाद के इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि एक ऑर्बिटल में आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ये हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था। और एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में भी पढ़ा कि उसकी जो है वो स्पिन प्लस हाफ होगी और माइनस हाफ। एक क्लॉकवाइज की अगर प्लस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज वाले की हमेशा माइनस हाफ होगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन इन दिस फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो ये पहला शेल कंप्लीट हो गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं आप, तो उसके लिए आप बताएंगे ये पहले शेल का है, S सब शेल है, उसमें स्पेस ओरिएंटेशन सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और इसकी स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ। अब हम दूसरे शेल की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहते हैं आप, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में जो L शेल है इसमें सब शेल 2 होते हैं, ये हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, यानी कि उसमें L की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है। 0 का मतलब S सब शेल, और 1 का मतलब P सब शेल। इसका मतलब है सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, S और P। S की स्पेस ओरिएंटेशन कितनी है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, 0, वो सेम रिपीट हो गया। और P जब होगा तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो आपको बताया था Px, Py और Pz, ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे, -1 0 +1। ये 3 वैल्यूज मैंने बताई थी आपको होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की P सब शेल के लिए। 0 + -1 इकट्ठा भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यूज का मतलब क्या बताया था मैंने
थ्री स्पेस ओरिएंटेशंस या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको हमने किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, 2 × 2l+1 तो इसका मतलब पी सब शेल की 3 स्पेस ओरिएंटेशन होगी। उसके बाद इन सब शेल्स की अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होगी, तो सेम एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस हाफ माइनस हाफ। इसी तरह ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड, कोई भी है पी एक्स पी वाई पी जेड, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और हर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्पिन प्लस हाफ होगी माइनस हाफ होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है पी वाई में प्लस हाफ माइनस हाफ, पी जेड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ माइनस हाफ, सब अलग अलग नहीं लिखे, एक दफा लिखा है, सारों का यही मतलब है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं सेकंड शेल में कितने होते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, और पी में कितने आते हैं मैक्सिमम 6। 2 और 6 कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल आर 8, और 2 एस में 6 पी में। और उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब होगी n3 होगा, m शेल कहेंगे इसको। अब थर्ड शेल में spd, 3 सब शेल होते हैं spd, 0 l की वैल्यू हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d। इसका मतलब थर्ड शेल में 3 सब शेल, s के लिए m 0 सेम रिपीट होगा, p के लिए फिर स्पेस ओरिएंटेशन 3, यानी कि उसके 3 ऑर्बिटल होंगे या 3 स्पेस ओरिएंटेशन होगी, और उसके लिए फिर स्पिन वाला सारा सेम वही चीज चलेगी। d के लिए m की वैल्यू आपको बताई थी 5 होती है स्पेस ओरिएंटेशन, प्लस -2 -1 0 +1 +2, इसको आप देख सकते हैं +1 0 +-1 +-2, तो 5 स्पेस ओरिएंटेशंस या 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल के। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा था, और हर एक में इलेक्ट्रॉन 2-2 आएंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब इसके बाद इसकी स्पिन के लिए आपको मैंने बताया था, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक में प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ये ऑर्बिटल है प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ माइनस हाफ, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है डी के 5 ऑर्बिटल के नाम क्या याद है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, ये 5 ऑर्बिटल है, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर एक में एक की स्पिन प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, और टोटल इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में बताया कितने हैं 18। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है 18, 2n स्केयर फॉर्मूले से। तो 2 s में आ गए, p में कितने आएंगे 6, और d में कितने आएंगे 10। ये हमने 2 × 2l+1 फॉर्मूले से किया था एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर में, और टोटल इलेक्ट्रॉन 18 थर्ड शेल में आते हैं। इसको हमने किससे कैलकुलेट किया था 2n स्केयर से। अब आ जाए फोर्थ शेल, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं s p d f। s में जो s के लिए l की वैल्यू 0, ये सारा बता चुका हूं मैं आपको। m की वैल्यू फिर देखिए 3 रिपीट हो जाएगी, s के लिए m 0, इधर भी m 0, इधर भी 0, इधर भी 0। अब p के लिए जो m की वैल्यू -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1, मतलब 3 स्पेस ओरिएंटेशन। p सब शेल चाहे सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, उसके ऑर्बिटल 3 ही होंगे, शेप बड़ी होती जाएगी। यहाँ जो 2px है वो छोटे साइज का होगा, यहाँ जो 3px होगा वो बड़े साइज का होगा, यहाँ जो 4px होगा वो और बड़े साइज का होगा। तो साइज चेंज होता जाएगा, जिस तरह यहाँ जो s होगा वो छोटे साइज का होगा, यहाँ जो s होगा उसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा। तो शेप स्फेरिकली होगी इसकी, लेकिन साइज बड़ा होता जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शेप में। अब चौथे में जाके क्या करना है, ये 3 तो ये रिपीट हो गए, तीसरे वाले एफ सब शेल के लिए स्पेस ओरिएंटेशन में बताया था 7 होती हैं, तो उसको किससे फाइंड किया था 2l+1 फॉर्मूले से। तो ये 7 वैल्यूज हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 का मतलब 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 7 के 7 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, हमने कहा था डी जनरेट होते हैं, ये 5 की एनर्जी सेम होगी, इन 3 की एनर्जी भी आपस में सेम होगी, तो इसकी जो है वो सेम, ये 3 रिपीट हो गए, एफ का नया आ गया, वो वैल्यूज आपको 7 स्पेस ओरिएंटेशन बताई थी, प्लस हाफ माइनस हाफ हर एक में सेम आएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये हम एजीमुथल क्वांटम में कर चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में 32 आते हैं, ये किसमें पढ़ा था हमने 2n स्केयर फॉर्मूले के जरिए। तो ये हमारे पास एक चार्ट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बुक में एज इट इज बना हुआ है। मैंने जब आपको ये क्वांटम नंबर का ये चार्ट समझ आ गया, इसका मतलब ये है कि आपको पिछले क्वांटम नंबर के सारे लेक्चर जो है वो समझ हैं। अगर वो नहीं समझे हुए आपने, तो ये चार्ट समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आएगा अगर वो आपने पिछला नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चार्ट को याद करें। अगर मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए कहता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए कहता हूं, तो आप सबसे पहले मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन है, बताओ उसका बिहेवियर क्या है।
आप पूछेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल का है, मैं कहूँगा अच्छा चलो जी वो चौथे शेल का है, आप कहेंगे अच्छा अभी भी मैं नहीं बता सकता उसका कंप्लीट बिहेवियर, मुझे ये बताएं चौथे में तो एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, तो बताएं वो किस सब शेल का है, मैं कहूँगा अच्छा चलो वो एफ सब शेल का है या डी का है या पी का मैं कह देता हूँ, फर्स्ट मैं पी का कह देता हूँ। फिर वो पूछेगा अच्छा पी है तो पी में भी आगे फर्दर स्पेस ओरिएंटेशन है एक्स वाई जेड, आप जिस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो किस में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, मैं कहूँगा अच्छा ये भी बताना जरूरी है, तो वो कहेगा जी एक्स में है, मैं कहूँगा जो है अच्छा पी एक्स में है, अच्छा मैं कहूँगा अच्छा ये भी बताओ कि जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारी बातें जब तक नहीं पता चलेंगी, चार क्या शेल, सब शेल, ओरिएंटेशन और चौथी स्पिन, तो तब तक आप उस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी या डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्वांटम नंबर्स, इसकी बेसिक्स और इसकी तफसील ऑब्जेक्टिव एंटी टेस्ट में और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई से दो क्वांटम नंबर वो इकट्ठे करके लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी एक क्वांटम नंबर वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, किसी भी सब शेल के लिए वो पूछ सकते हैं, इसकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो पूछ सकते हैं, बस हम पूछ सकते हैं 2p दे के आपको पूछेंगे बताएं कि इसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, p के लिए 1 है, इसी तरह वो 3d दे देंगे, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 लिखा हुआ है तो 3, यानी कि ये जो कोफिशिएंट साथ लिखा होता है किसी भी शेल के साथ, मतलब मैं लिखता हूँ 4, ये 4s लिखते हैं 4p 4d 4f, तो कोफिशिएंट जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, f लिखा है तो उसका मतलब l की वैल्यू 3, क्लियर है। अब f के वैल्यूज क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ये वैल्यूज याद करनी है, तो ये कंप्लीट ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो गया है, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।